नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मारो राजस्थान देख रहे हैं आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हुए मुंबई से बड़ी खबर है। मीरा रोड इलाके में भीषण आग लग गई है। आजाद नगर इलाके में मौजूद झुग्गी झोपड़ियों में आग लगी। मौके पर 10 से 12 दमकल की गाड़ियों को रवाना किया गया है। बताया जा रहा है कि आग कैसे लगी, फिलहाल इसे लेकर कोई अपडेट नहीं है, लेकिन खबर यह है कि इसमें 4 से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। तो भीषण आग लगी है। आग लगने से झोपड़ी में रखे सिलेंडर में लगातार विस्फोट होते चले जा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुंबई के झुग्गी झोपड़ी से, जहां पर भीषण आग लग गई है और ये आग लगातार फैलती चली जा रही है। तस्वीर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भयंकर ये आग लगी हुई है। हालांकि 10 से 12 दमकल की गाड़ियां इस वक्त मौके पर पहुंच चुकी है और कोशिश लगातार ये की जा रही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में वहां पर लोग रहते हैं। संपत्ति को तो नुकसान पहुंचा ही है, साथ ही साथ जो खबर है परेशान करने वाली वो ये है कि इस घटना में 4 से 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अभी फिलहाल कोई अपडेट ज्यादा नहीं आया है कि इसके अंदर कितने लोग फंसे हैं, कितने लोग आग से झुलस चुके हैं, लेकिन जो परेशान करने वाली खबर है वो ये है कि इस भीषण हादसे में 4 से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। 5 लोगों को मृत्यु भी हो चुकी है। अब जो कुछ लोग जले भी है, हमें भी मार लगा इधर, मतलब जो है बाटला जगह में भी मतलब कितना घंटे हो गए आग लगी है? 3 घंटे के आसपास हो गया। तो कंट्रोल रूम को तकरीबन सुबह के 5:30 बजे आग लगने की जानकारी मिली। उसके बाद फौरन वहां से दमकल की गाड़ियों को रवाना किया गया। कई दमकल की गाड़ियां इस वक्त घटनास्थल पर पहुंच चुकी हैं और लगातार कोशिश की जा रही है कि सबसे पहले आग पर काबू पा लिया जाए और उसके बाद जो लोग अंदर फंस गए हैं उन्हें सुरक्षित निकालने की भी कोशिश की जाएगी। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन भी वहां पर शुरू कर दिया गया है। जिन लोगों को आसपास वहां पर मौजूद है उन्हें बाहर भी निकाला जा रहा है फिलहाल, लेकिन आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं अब तक। किसी को नहीं पता है कि आखिर ये आग लगी कैसे। ये फिलहाल जांच का विषय है। जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि आखिर ये भयंकर घटना कैसे घटी। लेकिन आसपास अगर आप माहौल देखिए तस्वीरों में तो हड़कंप मचा हुआ है। और गुजरात के पोरबंदर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले। बंदरगाह से भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद की गई है। नाव से जब्त की गई 3000 किलो से ज्यादा की ड्रग्स। 4 क्रू मेंबर्स को भी गिरफ्तार किया गया है। एटीएस और इंडियन कोस्ट गार्ड का संयुक्त ऑपरेशन दिखाई दिया। समुद्र से जब्त किए गए ड्रग्स को बंदरगाह लाए जाने की भी संभावना जताई जा रही है। तो गुजरात के पोरबंदर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुई है। तस्वीर देखिए, बड़ी कार्रवाई की गई है और कई लोगों को पकड़ भी लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है। अब उनसे इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के बाद ये पता चल सकेगा कि आखिर इस ड्रग्स की तस्करी के पीछे और कौन कौन लोग शामिल हैं। एटीएस और इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से जॉइंट ऑपरेशन में ये बड़ी सफलता मिली। और जोधपुर के वरहा इंफ्रा ग्रुप पर आयकर विभाग की छापेमार कार्रवाई जारी है। जोधपुर और दिल्ली में तीसरे दिन भी लगातार छापे की कार्रवाई दिखाई दे रही है। वरहा ग्रुप संचालकों के गोरख धंधे का खुलासा हुआ है। आयकर ने ग्रुप संचालकों की व्हाट्सएप चैट से हेराफेरी पकड़ी है। वरहा इंफ्रा ग्रुप में 16 शेल कंपनियों से बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया। ग्रुप में कागजी कंपनियां बनाकर करोड़ों का गोरख धंधा किया गया। वरहा इंफ्रा ग्रुप ने शेल कंपनियों में फर्जी डमी निदेशक भी बनाए हैं। ठेके और निर्माण कार्यों के लिए डमी कंपनियों से बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया। शेल कंपनियों के कारोबार का फिलहाल बुक्स अकाउंट में हिसाब मिला है। जांच एजेंसियों को भी शेल कंपनियों के गोरख धंधे की जानकारी नहीं दी गई। तो आयकर विभाग मुफत सिंह राव, प्रेम सिंह राव से अब पूरे मामले को लेकर गहनता से पूछताछ करेगा। माना जा रहा है कि पूछताछ के बाद कई और खुलासे हो सकते हैं।
और पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त का इंतजार खत्म होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 16वीं किस्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में सालाना 6,000 रुपए भेजते हैं, जिसका इंतजार किसानों को रहता है और आज वो इंतजार खत्म होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही किस्त जारी करेंगे। तो किसानों के खाते में ये राशि हर 4 महीने के अंतराल में 3 किस्तों में ट्रांसफर किए जाते हैं। हर किस्त में 2,000 रुपए दिए जाते हैं। डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में किस्त के पैसे भेजे जाते हैं। और करेंगे दिल्ली से मिल रही बड़ी खबर का। बीजेपी मुख्यालय में 8 राज्यों की कोर कमेटी की आज बैठक होने वाली है। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन को लेकर खास चर्चा इस बैठक में की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में शामिल रहने वाले हैं। साथ ही साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। राज्यों के पदाधिकारी और मुख्यमंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश और गुजरात समेत अन्य राज्यों की ये बड़ी बैठक होगी, जिसमें अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी हिस्सा लेंगे। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले भाजपा मंथन कर रही है। उम्मीदवारों के पैनल पर मंथन किया जाएगा। तो लोकसभा चुनाव में किसे टिकट दिया जाए, किसे उम्मीदवार बनाया जाए जिसके दम पर बीजेपी को जीत मिल सके, ये सबसे बड़ा सवाल और इसी को लेकर आज बड़ी चर्चा होगी। और करेंगे जयपुर से मिल रही बड़ी खबर का, जहां पर एक बार फिर से बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। राजस्थान में एक बार फिर से बड़ा प्रशासनिक फेरबदल दिखाई दिया है। 3 आईएएस 3 आईपीएस और इसके साथ ही 165 आरएएस अधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं। कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। तो जय यादव को एसपी जिला चूरू, मोनिका सेन को डीसीपी हेडक्वार्टर जयपुर कमिश्नरेट में और राजेंद्र मीणा को एसपी कुचामन डीडवाना में नियुक्ति दी गई है। 3 आईएएस अधिकारियों के भी तबादले हुए हैं। मोहम्मद जुनैद संयुक्त शासन सचिव वित्त विभाग जयपुर, राहुल जैन आयुक्त उदयपुर विकास प्राधिकरण, घिगदे स्नेहल नाना सचिव नगर विकास न्यास अलवर में नियुक्त की गई हैं। तो ट्रांसफर की लिस्ट भी आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। और दौसा से खबर है, जहां पर जुड़वा बहनों ने पीएम मोदी को खत लिखकर उनके मम्मी पापा की पोस्टिंग जयपुर में कराने की मांग की। पीएम को लिखे खत में बच्चियों ने मम्मी पापा के साथ 2 बच्चियों की तस्वीर भी उकेरी है, जिन्हें मम्मी पापा से दूर दिखाया गया है। दरअसल बच्चियां 7वीं कक्षा में पढ़ती हैं और अपने चाचा चाची के पास बांदी कुई में रहती हैं। माता पिता की पोस्टिंग भी अलग अलग जगह है। अर्चना के पापा की नौकरी बाड़मेर के चौहटन में है, तो मम्मी की नौकरी समदड़ी में। दोनों की नौकरियां भी एक दूसरे से 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसे में अर्चना और अर्चिता के पापा मम्मी का मिलना भी मुश्किल है। परिवार के चारों सदस्य एक दूसरे से काफी दूर रहते हैं। लोग कितना दूर दूर रहते हैं एंड हमको जयपुर आना है अपने फ्लैट पे, और मांग ये करी थी कि हमारे पापा मम्मी का ट्रांसफर एक जगह जयपुर में हो जाए जिससे हम उधर ही पढ़ाई कर सकें। और उन्होंने 2 साल पहले फ्लैट भी लिया था, तो हमारी पढ़ाई के लिए लिया था कि हम उधर पढ़ाई कर सकें। सर देखो, ये 5th क्लास में पढ़ती थी तब यहाँ पे आई थी, तब से यहीं पे है। अब बच्चों का वैसे मन तो होता है कि माँ बाप के साथ ही रहे, पर मजबूरी है इसलिए बच्चे दूर रह रहे हैं। क्या करें, अब सरकार से पहले काफी बार गुजारिश कर चुके, तो कुछ नहीं किया सरकार ने, कोई एक्शन नहीं लिया। 3rd ग्रेड के बैन नहीं खुल रहे, पापा का भी ट्रांसफर यहाँ पे नहीं हो रहा, मम्मा का भी यहाँ पे नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से बच्चों को यहीं पे रहना पड़ता है। वैसे हम मन से तो अच्छे रख रहे हैं, फिर भी माँ बाप की याद तो आती है बच्चों को। और अब बात बदायूं की, जहां से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया, जिसे देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए।
जिस शख्स को मरा हुआ मान लिया गया था, दरअसल वो जिंदा निकला। इस रिपोर्ट में देखिए। बदायूं के कोतवाली उजानी क्षेत्र से एक बेहद ही अजीब मामला सामने आया है। जिस शख्स को मरा हुआ समझ लिया था, वो जब सामने आया तो सबके होश फाख्ता हो गए। दरअसल यहाँ की काशीराम कॉलोनी का ये मामला है। यहाँ खबर फैल गई थी कि 50 साल के शख्स जिसका नाम वहीद है, उसकी मौत हो चुकी है, क्योंकि वो कई दिन से लापता चल रहा था। इतना ही नहीं, वहीद के घर वालों को एक अज्ञात शव की सूचना भी मिली, जिसके बाद परिजन भागे भागे पोस्टमार्टम हाउस में पहुँचे। पुलिस की मौजूदगी में पोस्टमार्टम हाउस पर वहीद के रूप में अज्ञात शव शिनाख्त की और फिर पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को अपने घर ले आए। लेकिन जैसे ही शव को घर लाया गया, उसके पीछे पीछे वहीद खुद गांव में पहुंच गया, जिसके बाद तो गांव में हड़कंप मच गया। वहीद को देखकर परिजनों को एहसास हुआ कि वो गलत शव को लेकर आ गए हैं। उसके बाद फिर से पुलिस से संपर्क साधा गया और पूरी बात बताई, जिसे सुनकर पुलिस के कान भी खड़े हो गए। अब जिस शव का पोस्टमार्टम हुआ, उसे दोबारा मोर्चरी में रखवाया गया है। हमें गलतफहमी हो गई थी और हमें बताया था कि हमारे चाचा का एक्सीडेंट हो गया। तो कपड़ों के आधार पे हमने पहचान लगाई और उसको बॉडी को हम घर ले गए थे। रास्ते में पीएम करा के और रास्ते में करा के जब फोन हमारे पास आया कि चाचा जिंदा है, तो हम वापसी आए। पुलिस के मुताबिक बदायूं की उजानी कोतवाली क्षेत्र के बसोमा गांव के मोड़ पर रविवार शाम को अज्ञात वाहन ने एक अज्ञात व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बाद में वहीद के घर वालों ने उसका शव समझा। शव घर पर ले जाने के बाद दफन की तैयारी हो रही थी, लेकिन सच्चाई जल्द ही बाहर आ गई। फिलहाल इस घटना के बाद उजानी पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बदायूं से न्यूज़ 18 के लिए चितरंजन सिंह की रिपोर्ट। और भीलवाड़ा शहर में रहने वाली शिवानी पारेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मोटिवेट होकर कला जगत में अपना नाम ऊंचा कर चुकी हैं। शिवानी पारेख ने पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनका स्केच बनाकर भेजा था। इस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने शिवानी को एक सराहना पत्र लिखा था और उसमें उन्होंने शिवानी की तारीफ की थी और मोटिवेट भी किया। शिवानी के स्केचेस और पेंटिंग्स की डिमांड कैलिफोर्निया तक जा पहुंची है। शिवानी इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देती है और मोदी को अपना आइडल मानती हैं। भीलवाड़ा की कलाकार शिवानी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता राहुल कौशिक ने। भीलवाड़ा की शिवानी पारेख उम्र 28 साल सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक स्केच बना के भेजा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्केच पसंद आया, सराहनीय पत्र भेजा गया, इनकी तारीफ की गई, तो कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन बन चुका है। आप देख सकते हैं पिछवाई कला को भी ये बनाते हैं, मांडवा कला को भी ये बनाते हैं। देखिए भिन्न भिन्न प्रकार के स्केचेस, पेंटिंग, वाटर कलर, हनुमान जी को देखिए किस प्रकार से इतना बारीकी से इन्होंने काम किया हुआ है। हमारे साथ शिवानी है, भीलवाड़ा का गौरव बढ़ा रही है, लगातार बात करते हैं। कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मोटिवेशन काम आ रही है, जिस तरह काम कर रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल, मैंने कोरोना काल में प्रधानमंत्री मोदी जी का स्केच बना के उनके भेजा था। उन्होंने मुझे एक सराहनीय पत्र भेजा, उससे मैं बहुत मोटिवेट हुई और उसके बाद से मैंने ये सब शुरू किया। वो सबसे ज्यादा मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन था। तो शिवानी जी, वो मोटिवेशन काम आया सिर्फ या कहीं और से भी कुछ सीखा आपने? नहीं, मैंने बस उसी मोटिवेशन से ही सीखा है। मैं कहीं क्लासेस नहीं गई हूँ, मैंने खुद से ही स्टार्ट किया। इनिशियली मैंने पोर्ट्रेट्स बनाना स्टार्ट किए फैमिली के और मेरे बिलोंगिंग्स के। उनके बाद उन्होंने मुझे इनकरेज किया, मोटिवेट किया, तो उसके बाद मैंने इसको पैशन बना लिया और अब मैं यही प्रोफेशन बना के आगे करना चाहता हूँ। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। और खबरों में आगे बढ़ते हुए जम्मू कश्मीर के डोडा और किश्तवाड़ में भारी बर्फबारी से पहाड़ियों से लेकर सड़क तक बर्फ की सफेद चादर से ढक गई है। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ दिखाई दी। इस बीच वहां भारी बर्फबारी के बीच एवलांच आने से कई गांवों का संपर्क भी टूट गया। साथ ही बर्फ की मोटी परत जमने से सड़कें भी बंद हो गईं और कई पर्यटक पहाड़ों पर फंस गए। हालांकि मशीनों के जरिए जल्द से जल्द रास्तों को खोलने का काम किया जा रहा है ताकि पर्यटकों को जल्द से जल्द नीचे लाया जा सके। उधर
उधर चंद्रयान और आदित्य L1 की कामयाबी के बाद अब गगनयान मिशन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसरो के गगनयान मिशन के लिए 4 एस्ट्रोनॉट के नाम सामने आ गए हैं जो अंतरिक्ष में जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके नामों का ऐलान कर दिया है। इससे पहले उन्होंने गगनयान मिशन की प्रगति की समीक्षा की और नामित अंतरिक्ष यात्रियों से मिलकर शुभकामनाएं दी। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, सिर्फ 4 नाम और 4 इंसान नहीं है, ये 140 करोड़ एस्पिरेशंस को स्पेस में ले जाने वाली 4 शक्तियां हैं। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। गर्व कीजिए इस क्षण पर, गुमान करिए इस पल पर। ये अंतरिक्ष गुरु बनने की दहलीज पर खड़े हिंदुस्तान की बुलंद तस्वीर है। ये अनंत गगन के गूढ़ रहस्यों की खोज पर निकलने वाले एस्ट्रोनॉट हैं। ये नीले गगन के पार अंतरिक्ष में तिरंगा लहराने को तैयार गगन यात्री हैं। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। गगनयान के लिए चुने गए चारों अंतरिक्ष यात्री भारतीय वायुसेना के टेस्ट पायलट हैं। प्रधानमंत्री ने केरल के तिरुवनंतपुरम के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में इन चारों गगन यात्रियों को एस्ट्रोनॉट विंग्स दिए और इसके साथ ही देश पहली बार इन 4 गगन यात्रियों से परिचित हुआ। प्रधानमंत्री के साथ साथ स्पेस सेंटर के सभागार में मौजूद हर एक शख्स ने इन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा सेमिनार गूंज उठा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पूरे 40 साल बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जा रहा है, लेकिन तब और अब में बहुत कुछ बदल चुका है। 40 वर्ष के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है, लेकिन इस बार टाइम भी हमारा है, काउंटडाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है। 40 साल पहले 3 अप्रैल 1984 को भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा बैकोनूर कॉस्ट्रोड्रोम से लॉन्च हुए सोवियत अंतरिक्ष यान सोयुज T-11 पर सवार होकर एक ऐतिहासिक यात्रा पर निकले थे। यह मिशन भारत और तब के सोवियत संघ के अंतरिक्ष प्रयास का हिस्सा था। तब राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष से अपने हिंदुस्तान का क्या खूब वर्णन किया था। बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। उस वक्त ये मिशन सोवियत संघ की मदद से मुमकिन हो सका था। उस वक्त भारत का कोई ठोस अंतरिक्ष कार्यक्रम नहीं था, लेकिन 40 बरस में बहुत कुछ बदल चुका है। अब भारत के स्पेस मिशन का लोहा पूरी दुनिया मानती है। इसरो की कामयाबी की गूंज नासा में भी सुनाई देती है।
चांद के जिस साउथ पोल पर सबसे पहले उतरने के लिए गया रूस का लूना 25 औंधे मुंह गिरा, वहीं भारत के चंद्रयान का विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग कर इतिहास रच दिया। विक्रम लैंडर के साथ गए प्रज्ञान रोवर ने चांद की जमीन पर हिंदुस्तान की अमिट छाप छोड़ दी। चांद और फिर सूरज के करीब पहुंचने के बाद भारत अपने मिशन गगनयान के साथ एक बार फिर अंतरिक्ष पर इतिहास रचने को तैयार है। यदि इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।